समय से देख रहे होंगे, कुछ वर्षों से आप देख रहे होंगे कि अभी हमारे देश में इस तरह की मांग उठ रही है कि ईवीएम में घपला है। अरविंद केजरीवाल जी ने ये सिस्टम उठाया था कि भाई ईवीएम के अंदर कुछ हैक हो जाता है, पार्टी जो चाहती है वहां पर वोट पड़ जाते हैं। सुना होगा आपने, नहीं सुना है ना? मगर एक बात बताएं कि बंगाल में चुनाव हुए, वहां भी आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं नहीं, ये माइक बोलने वाला नहीं है। ये माइक क्या होगा, वहां पर रिकॉर्डिंग होती चली जाएगी। सर होगी ना हमारी रिकॉर्डिंग चालू? हाँ हाँ। ना 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 ना, ऐसा नहीं है कि ये आवाज जो सर ने माइक लगा रखा था वो था एक्सटर्नल, यानी कि बाहर तक के बच्चों की आवाज आएगी। ये इंटरनल, इट मींस जो मैं बोल रहा हूँ वो आपका रिकॉर्ड होता चला जाएगा यूट्यूब पर। आप तक तो वही नेचुरल आवाज मेरी पहुंचेगी, है ना? अब इलेक्शन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल जी को और बाकी जो विरोध कर रहे थे ईवीएम का, उन्होंने कहा कि भाई आप, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप स्वतंत्र हैं, आप मेरे सामने प्रमाणिकता दें, प्रूफ दें मुझे आप कि ईवीएम को हैक करा जा सकता है या ईवीएम में कुछ धांधलेबाजी करी जा सकती है कि किसी की वोट कहीं और ट्रांसफर करी जा सकती है। बट वो नाकामयाब हुए, कोई उनको कुछ अभी तक पक्का एविडेंस कोई नहीं दे पाया। कोशिश करी थी मनीष सिसोदिया जी ने, बट वो प्रूव्ड, गलत प्रूव्ड हो गए। तो आपको क्या लगता है कि पहले जो चुनाव होते थे वो होते थे बैलेट पेपर पे, वो बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे। बैलेट पेपर का मतलब क्या है कि भाई कागज पे, मतलब कागज पे लिखा हुआ है, या हम पढ़े लिखे तो थे नहीं, अभी हमने पढ़ा कि 15% टोटल पड़े हुए थे हम। अब क्या था, वो मोहर लगाते थे हम कि भाई हमें वोट किसे देनी है, लोकेश को वोट देनी है, तो हमने क्या करा, वो वोट लगा दी, वो पेटी में बंद गया। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि भाई वो पेटी चोरी होने का डर रहता था। हमारे क्षेत्र में चुनाव हुआ, अब हमारे क्षेत्र में चुनाव हुआ कि अब पता लगा कि भाई यहाँ से दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक से लोकेश खड़ी हुई है, आकांक्षी खड़ी हुई है उसी क्षेत्र से। अब आकांक्षी उस क्षेत्र की बाहुबली है, वो गुंडा टाइप की है, दबंग टाइप की है, ऐसा समझे। ऐसा मैं कह नहीं रहा, अपने आपको ऐसा ना लें कि सर आप मुझे ऐसा कह रहे हैं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना? अब आकांक्षी का गांव है जैनपुर, जैनपुर की रहने वाली है, और लोकेश जी भी जैनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। अब क्या हुआ कि आकांक्षी का वहां पर वर्चस्व चलता है, लोग बाग डरते हैं उससे। अब वोट हुई, अब पता लगा कि लोकेश को ज्यादा वोट पड़ गई, तो क्या कर, आकांक्षी ने अपने गुंडों से कहा कि भाई उस पेटिका को उठा के ले आओ, क्योंकि इसमें आपने पढ़ा स्टील बॉक्स हुआ करते थे। अब स्टील बॉक्स उठा के ले गए। अब पुलिस, अब जिसको जान का खतरा होगा, जो स्टील बॉक्स जा रहे हैं, उन्होंने दो गोली मारी और स्टील बॉक्स उठा के ले गया। वोट तो खराब हो गई, जो वोट डाली थी वो तो खराब हो गई, स्पॉइल कर दी, पानी में फेंक दी, आग लगा दिया, चोरी करके ले गए। तो इस वजह से फिर इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि हम क्या लेकर आए, ईवीएम लेकर आए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, की भाई इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसमें कोई धांधलेबाजी नहीं होगी। खैर उस समय परिस्थितियां भी अलग थी, आज तो कोई विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है? आज तो विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ईवीएम मशीन को चोरी करने से संबंधित में। उस समय हम इतने सशक्त भी नहीं थे। तो आप, क्या चीज? नहीं नहीं नहीं, ये ना, ये सिर्फ एक अफवाह बनाई गई है। आपने अभी वोट नहीं डालने गए आप, है ना? मैं डालने गया हूँ। ये सिर्फ अफवाह बनाई गई है कि हम वोट डालने गए समाजवादी पार्टी को और वोट चली गई बहुजन समाज पार्टी को ना। आप जहां बटन दबाओगे वो वहां का ही वो बोलेगा, टू आवाज आएगी, वहां ही जाती है वोट, ऐसा नहीं है। अब तो खैर, अब तो प्रिंट भी गिरेगा नीचे। अब तो ये सिस्टम भी सरकार ने कर दिया है कि अगर मैं समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा हूँ किसी चुनाव में, मैंने उसको करा, तो अब क्या होगा, वो प्रिंटिंग जो होगा वो गिरेगा मेरे सामने, जो गिरता हुआ जाएगा साइकिल, और जिस भी कैंडिडेट को मैंने दिया वो नीचे की साइड फिर जाके गिरता हुआ नजर आएगा। ये ऐसा कुछ नहीं, प्रूव ही नहीं हुआ, ये सिर्फ सिंपल एक अपना अफवाह फैलाने वाली चीज थी, आपका समाज को, जनता को परेशान करने वाली चीज थी कि फालतू में एक बनाया जाए, माहौल ऐसा बनाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रूफ नहीं है ना। देखो, हमारा जो सारा खेल होता है वो एविडेंस पे चलता है, मैं कह रहा हूँ है भी, एविडेंस पे काम करेंगे ना, एविडेंस ऐसा कोई मिला ही नहीं आज तक। अब मैं छाती पीट पीट के शोर मचाने लगा हूँ कि मुझे यश बोला ने जान से मारने की धमकी दी, मुझे मारा, मेरा बाइक लूट ली, मेरे पैसे लूट गया, अब सरकार मेरे से क्या पूछेगी? एविडेंस है कोई? कोई कैमरा रिकॉर्डिंग कोई था आपके आसपास? कुछ नहीं। तो एविडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हमारे पास क्या होना चाहिए? एविडेंस होना चाहिए। खैर ये वाला आपने पढ़ लिया टॉपिक, है ना? ये टॉपिक आपका कवर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कई बार। अब हम अपना ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को हम अपने स्टार्ट करते हैं। लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड हम पढ़ेंगे। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? ठीक। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं हमारे टिकट पर।
इनका पूरा नाम था अबुल कलाम मोइनुद्दीन अहमद। अबुल कलाम मोइनुद्दीन अहमद इनका पूरा नाम था, आप अंडरलाइन कर सकते हो। Scholars of Islam, freedom fighter and Congress leader, proponents of Hindu-Muslim unity, opposed the partitions, member of Constitution Assembly, education minister in the first cabinet free India। यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकता है। भारत के एजुकेशन मिनिस्टर का नाम क्या था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो रहे, एजुकेशन मिनिस्टर जो रहे, वो कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आजाद आपके क्या रहे? पहले शिक्षा मंत्री रहे थे। एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बन सकता है, लिख ले इसे लोग, लिखते चले, जो चीज बताई जा रही है उसको क्या कर ले, लिख ले, दिमाग से निकल जाती है, बेशक आपको पता भी हो। और कांग्रेस लीडर रहे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए अच्छा काम करा, पार्टीशन का विरोध करा, जो पार्टीशन हुए थे उसका विरोध करा गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्या रहे? मेंबर रहे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर भी आपके रहे। मैं सोच रहा हूँ कि इस पे वो आ जाए पेन। अब सर वो बता के नहीं गए कैसा आएगा। आ जाता ना वो यूं करके, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड यूं करके चलता रहता है, यूं करके यूं यूं यूं, है ना। अब कहाँ से आएगा एग्जैक्टली है? अच्छा, तो हाईलाइटर, मगर ये तो बंद आ रहा है ना हाईलाइटर, ये देखो ये आ नहीं रहा। ये नहीं, इस टूल में तो नहीं है कुछ, नहीं यहाँ तो नहीं है कुछ। ये है पेन, ये चलेगा शायद, अभी आएगा। हाँ ये आ गया ना। क्या कौन सा लें जी? लाल लें, गुलाबी लें, पीला लें, काला लें, व्हाइट लें? है ब्लैक? देखो हाँ ये सही है, ब्लैक दिखेगा। नहीं नहीं, इधर मिस दिख रहा है, मतलब यूं करके जो। येलो लो, चलो भैया येलो ले लियो, ठीक है अब सही है। चलो, an Indian editor called it the biggest gamble in the history. Organizers of magazines wrote that Jawaharlal Nehru would live to confess the failure of universal sided franchise in India. A British member of the Indian Civil Services claimed that a future and more enlightenment age will view with astonishment the absurd feats of recording the votes of millions of illiterate people। देखो ये जो यहाँ पर आपको मैसेज दे रखा है, मुझे लग नहीं रहा कि ऑनलाइन में दिख रहा है किसी को। रेड ले लेता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा डार्क सही लगेगा। खैर, उस समय जब हमारे देश में चुनाव हो गए तो ब्रिटिश पत्रिका ने लिखा और कई सारे एडिटर्स ने लिखा, ये भारत अब समाप्त हो जाएगा, भारत अब खत्म हो जाएगा, भारत का कोई फ्यूचर नहीं है, भारत एनलाइनमेंट का मतलब है ज्ञान की आंधी यहाँ पर, ठीक है, भारत में कुछ भी नहीं बचेगा। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा लोग अशिक्षित लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। उस समय थे भी, हकीकत बात भी थी, ठीक है, अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोगों का चुनाव करवा लिया गया, हबड़ जबड़ में चुनाव करवाया गया है, और सभी लोगों का चुनाव नहीं हुआ, और अब देश की स्थिति खत्म हो जाएगी, देश खत्म होने वाला है। हमसे ये उम्मीद लगाई जा रही थी, देश दुनिया हमसे ये उम्मीद कर रही थी, इंग्लैंड और बाकी लोग कंट्री की, भारत कभी इतनी आगे बढ़ ही नहीं सकता। एक तो हमने अपना संविधान बना दिया, उनके मुंह पे तमाचा सा मारा, थप्पड़ सा मारा। संविधान बनाने के बाद लागू हो गया, लागू होने के बाद वो बहुत आश्वस्त थे, बहुत अच्छे से आश्वस्त थे कि भारत बिखर जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि हम अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों में बटे हुए थे। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि भारत यूनाइट हो सकता है। तो उस समय की पत्रिकाओं में लिखा गया है, कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू वुड बी कॉन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल, जवाहरलाल नेहरू नाकामयाब रहे यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी को पास करने के लिए। ठीक, कई यूरोपियन कंट्रियों ने यह कहा कि ठीक है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन रहा है, अच्छी बात है, मगर महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए था। इस तरह की चीजें होने लगी। मगर देखें आप, आज हम पूरी दुनिया को एक मिसाल बने हुए हैं, उनको चिढ़ा रहे हैं, अपनी एक अलग से अपनी गौरव गाथा लेके चल रहे हैं जी। बिगेस्ट गैम्बल्स, गैम्बल्स का मतलब क्या होता है आपका? मतलब जुआ। गैम्बल का मतलब क्या होता है? जुआ। कि ये भारत के प्रधानमंत्री ने, जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला है, एक जुआ खेला है। जब अंग्रेजों ने सत्ता दे ही दी ने, जब अंग्रेजों ने कह दिया कि भाई ठीक है आप चला लो, तो डेमोक्रेसी क्यों लेकर आ रहे हैं? ये वो कह रहे थे बिगेस्ट गैम्बल करा इन्होंने, अपने आप को ही डिक्टेटरशिप, मतलब उनका कहने का मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री ना बनाते।
जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, XYZ, मोतीलाल नेहरू, मतलब किसी को भी बना देते और देश को चलाते, ऐसा अंग्रेज चला रहे थे। मगर हम तो इस चीज की लड़ाई लड़ ही नहीं रहे थे, हम तो डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे थे, हम तो लोकतांत्रिक की लड़ाई लड़ रहे थे, हम तो प्रजातांत्रिक की लड़ाई लड़ रहे थे। हम कैसे कर देते वो चीज, जनता के साथ धोखा होता वो, ये चीज भी थी। तो बिगेस्ट गैम्बल का मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ा जुआ खेला है हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, देश में चुनाव करवाकर, या देश में एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लागू कर कर, या देश को डेमोक्रेटिक रूप से बनाकर, है ना। बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। एन इंडियन एडिटर लिखा ना, एन इंडियन एडिटर कॉल इज द बिगेस्ट गैम्बल। जो भारतीय एडिटर थे वो भी कह रहे थे कि बहुत बड़ा जुआ है, अनपढ़ देशों के लोगों में चुनाव करवा दिया, जो पढ़े लिखे नहीं, ऐसा कहा जाता था। मैं देखो, ऐसे अशिक्षित लोग थे हम। खैर, थे नहीं, कर दिए गए, हमारे सामने से वेद हटा दिए गए, जो हमारी भारतीय संस्कृति थी उसको खत्म कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। अंग्रेज तो थे ही, गुरुकुल खत्म कर दिए गए, व्यापार खत्म कर दिया गया। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप पढ़ोगे, भारत तो लघु उद्योग के नाम से बड़ा फेमस था, वो खत्म कर दिए गए। खैर, आगे बढ़ते हैं। द इलेक्शन हैड टू बी पोस्टपोन्ड ट्वाइस। देखो, इलेक्शन 2 बार क्या हुए, पोस्टपोन करने पड़े हमें, 2 बार हमें इलेक्शन पोस्टपोन करने पड़े। एक बार जब 40 लाख महिलाओं का नाम नहीं आया, तो इलेक्शन कमिश्नर हमारे सुकुमार सेन साहब, सुकुमार जी ने कह दिया कि दोबारा से क्या करो, आप इलेक्शंस करवाओ, दोबारा से आप इलेक्शंस पॉसिबिलिटीज करवाओ। फिर दोबारा करने गए तो फिर दोबारा में कोई प्रॉब्लम बनी हमारी, सही रूप से हमारे ट्रेंड नहीं थे, हमने पीछे पड़ा कि हमने उनको ट्रेनिंग दी। पहले हमने ट्रेनिंग दी, कितने लाख कुछ एम्प्लॉइजों को ट्रेनिंग दी। उसके बाद भी हमारा चुनाव, पहला चुनाव हमारा, मतलब कोशिश थी हमारी, बहुत अच्छा हमने करा, मगर चुनाव दर चुनाव हम बेहतर होते गए। फाइनली आखिरकार में 1950 में चुनाव प्रस्तावित था, जब मैंने आपको पढ़ाया पहले वाले पेज पे। और चुनाव कब होता है हमारा, अंडरलाइन कर लें, अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में क्या होता है, हमारा चुनाव होता है। ऐसा क्यों बताया तो मैंने, हाँ देखिए, बैलेट पेपर से था भैया चुनाव। नहीं, एग्जैक्टली डेट कोई ऐसे निर्धारित नहीं करी गई थी, मगर चुनाव की जो डेट निर्धारित करी गई थी 1950 में निर्धारित करा गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में हमारा गणतंत्र हो गया था हमारा देश। तो यही कोशिश थी कि उसी साल चुनाव करवा दिए जाएं, मगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, सुविधा नहीं थी, एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं था। बहुत सारी गलतियां हमने करी, उसको सुधार करके तब जाकर वो चुनाव 1951 और 1952 तक के, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952। ये आपको इसलिए लग रहा है, आप कह रहे हो कि सर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने। हाँ, अमेरिका में आज भी चुनाव बैलेट पेपर से होता है, अमेरिका में आज भी चुनाव बैलेट पेपर से, और रिजल्ट कितने महीनों में आता है, कितने कई महीनों में रिजल्ट आता है। समय लगता है ना भाई, आप गिनने में समय नहीं लगेगा क्या। और उसके बाद उस गिनने में क्या करा, किसी कैंडिडेट ने कह दिया कि भाई इसमें गलती होगी, दोबारा रिकाउंटिंग करवाओ, फिर दोबारा रिकाउंटिंग करो उसे, कि भाई इसमें गलती हो गई है कुछ गिनने की। मैन पावर ज्यादा लगता था, पैसा ज्यादा लगता था, मैन पावर भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण यही था कि हम एक ईवीएम भी इसलिए इसको लेकर आए कि भाई जब टेक्नोलॉजी चल रही है तो हम कुछ इस तरह से करें। अब अगर आज भारत 140 करोड़ का है, चलो उस समय तो जनसंख्या भारत की क्या थी, नहीं 17 करोड़ तो नहीं थी, ठीक है, आपके, मगर हाँ कम थी। तो उस समय अगर आज कुछ लोग राजनेता मैं सुनता हूं टीवी में कहते हैं कि भारत जब अमेरिका जैसे बड़े और विकसित देश के अंदर चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है, तो भारत में क्यों नहीं हो रहा। छाती पीट पीट के संसद में कहते हैं। अरे उनसे कोई पूछो, उसे बेवकूफों से, मूर्ख लोगों से, भैया अमेरिका और भारत की जनसंख्या दुनिया की सबसे पहली नंबर की जनसंख्या है, 140 करोड़ की जनसंख्या, मगर आज बैलेट पेपर से चुनाव करवाने लगे हम लोकेश जी। तो रिजल्ट कब आएगा फिर, रिजल्ट कब आएगा, आप सोचो रिजल्ट कब तक आएगा अगर हम बैलेट पेपर से चुनाव कराने लगे तो। खैर, बट दिस इलेक्शन इज रेफर्ड टू एज द 1952 इलेक्शंस इज मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री वोटेड इन जनवरी 1952। इट टुक 6 मंथ फॉर द कैंपेनिंग पोलिंग। 6 महीने लगे जिसमें राजनेताओं ने कैंपेनिंग करी, पोलिंग एंड काउंटिंग टू बी कंप्लीटेड। इलेक्शंस वर competitive, there were on an average more than 4 candidate for each seat। उस समय जो कंपटीशन था, एक सीट पे 4 मेंबरों का कंपटीशन था। आज तो हमारी जनसंख्या बढ़ गई है, तो आज तो 10 10 12 12 15 15 कैंडिडेट एक सीट पर क्या होते हैं,
निर्दलीय भी लड़ते हैं। मगर उस समय क्या था, एक सीट पे 4 कैंडिडेटों का कंपटीशन था, यानी कि एक सीट थी 4 कैंडिडेट थे, उसमें समय क्या चुनना था, एक चुनना था। The level of participation was encouraging. More than half the eligible voters turn out to vote on the day of elections. When the results were declared, these were accepted as fair even by the losers. The Indian experiment had proved the critics wrong. जो ऊपर कहा गया कि भारत में ये चुनाव सफल ही नहीं हो पाएगा, अनपढ़ लोगों के देश में आप करा रहे हो, सफल ही नहीं हो पाएगा। चुनाव सफल हुआ, हमारे हमने डेमोक्रेटिक रूप से चुनाव करवाया, हमारे एमएलए एमपी चुनकर आए। The Indian experiment had proved the critics wrong. The Times of India, देखो Times of India उस समय का अखबार, held that the polls have confronted all those skeptics who thought the introductions of adult franchise too risky an experiment in this country. यहाँ पर बार बार शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, adult franchise, adult franchise, adult franchise का मतलब क्या है यहाँ पर, इस एज तक युवा वर्ग। तो वो यही कह रहे थे कि युवा वर्ग को नहीं, उन्होंने कहा कि बुढ़े ठेड़े लोगों को क्या करवाओ, वोट के लिए करवाओ मामला, उनको एलिजिबल करो। तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा निशान था कि मगर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया नहीं, हम यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज रूप से चुनाव करवाएंगे हमारे देश में, और रिस्की नहीं हुआ। और देखो आज पहला स्टेप हमने इनिशिएटिव से लिया, तो आज आप देख रहे हो हम अच्छे से चुनाव करवा भी पा रहे हैं। टू रिस्की एन एक्सपेरिमेंट इन दिस कंट्री, द हिंदुस्तान टाइम्स क्लेम दैट देयर इज अ यूनिवर्सल एग्रीमेंट दैट द इंडियन पीपल हैव कंडक्टेड देमसेल्फ एडमायरली इन द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट। ये कहा कि ये उस समय क्या कह रहे थे, इंडिया कार्ड द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, बिगेस्ट गैम्बल। जब चुनाव संपन्न हो गया, सब चीज सही हो गई, तो इन्होंने ही कहा, इन एडिटर्स ने कहा, लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शन आज तक का इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पलट गए अपनी बात से, ठीक है। उन्होंने कहा कि आज तक का भारत जैसे विशाल देश में जिसकी इतनी पॉपुलेशन है, ये पहला एक सफल एक्सपेरिमेंट होगा कि चुनाव करवा पाए हैं। हमने भी पीछे पड़ा, यूरोप के कुछ देशों में उस समय डेमोक्रेसी से चुनाव होते थे, अमेरिका के एक नॉर्थ अमेरिका में चुनाव हो रहे थे, ठीक है। मगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनके सामने भी आती थी, वो तो पढ़े लिखे लोग थे, लिटरेट थे, तकरीबन 70% से ऊपर ज्यादा साक्षरता दर थी। हमारे यहाँ तो बहुत कम साक्षरता दर थी। कितने लोग एलिजिबल थे अभी मैंने आपको पढ़ाया, 17 करोड़, ठीक है। 17 करोड़ में से मात्र 15% लोग ही पढ़े लिखे थे। तो ये लोगों की आंख फटी की फटी रह गई यार, भारत ने चुनाव करवा कैसे दिया। ऑब्जर्वर्स आउटसाइड इंडिया वर इक्वली इंप्रेस, इंडिया जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 बिकम अ लैंडमार्क इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। दुनिया के लिए क्या बन गया, एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बन गया कि भाई भारत ने चुनाव ये करवाया कैसे, ये संपन्न कैसे हो पाया। ये नो सिग्नल कैसे आ गया, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई, ठीक है आकांक्षी जी। Observer outside India were equally impressed. Indian general election of 1952 became a landmark in the history of democracy all over the world. It was no longer possible to argue that democratic elections could not be held in conditions of poverty or lack of education. It provides that the democracy could be participated anywhere. इसका मतलब ये निकला, भारत ने दुनिया को ये संदेश दिया, it was no longer possible to argue that democratic elections could not to be held in conditions. ऐसा नहीं कहा जा सकता जिस देश में गरीबी हो, लोग बाग पढ़े लिखे ना हो, वहां चुनाव नहीं हो सकते। ये उस समय मानसिकता थी लोगों की कि गरीब देश में कैसे चुनाव होगा, करवाएंगे कैसे, रिसोर्सेज कैसे आएंगे, संसाधन कैसे आएंगे, ठीक है। अनपढ़ लोग होंगे, कैसे चुनाव होंगे। मगर भारत ने करवा के दिखाया, भारत ने करके दिखाया, और ये पूरी दुनिया के लिए प्रूफ दैट द डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस एनीवेयर, यानी कि डेमोक्रेसी कहीं भी प्रैक्टिस करी जा सकती है, मतलब कहीं भी लेकर आई जा सकती है। उसका गरीबी से और पढ़ाई से, साक्षरता दर से कोई खास मतलब नहीं होता। हाँ जी, लाइव नहीं चल रही, ये रिकॉर्डेड चल रही है लाइव किस पे, फेसबुक पे। हाँ यार, कह तो सही रहे हो तुम, ये तो, हाँ ये तो सही कह रहे हो। चलो नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे क्या है, हम बढ़ रहे हैं आगे, तो आप लोगों ने ऐसे सजेशन दिए, सही कह रहे हो कि हाँ हम यूट्यूब पे लाइव जाएंगे तो हमारे जो ऑफलाइन बैचेस में बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो एटलीस्ट देखेंगे, ठीक, और रिकॉर्ड भी होता रहेगा, कंटेंट भी तैयार होता रहेगा, और बच्चों को भी फायदा मिलता रहेगा। खैर नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि अब बस सर ही करेंगे, अंकित जी भोजन करने के लिए गए हैं, ठीक है, उनको भूख लग रही थी, तो भूख वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, नहीं हम तो कर लेते हैं, पेशेंस नहीं है ना,
हैं? मैं बढ़िया लग रहा हूँ? अच्छा। है? क्या हूँगा? भीम? वीव क्या? अच्छा, नहीं लाइव नहीं चल रही भैया। चलो ठीक है, बढ़िया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो। खैर, कांग्रेस डोमिनेंसेस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। अच्छा, अभी ये हटाया नहीं हमने ये। चलो पढ़ते हैं। कांग्रेस डोमिनेंसेस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, पढ़ते हैं जरा इसे। द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस डिड नॉट सरप्राइज एनीवन। अच्छा, एक एक ही हमारे पास आपका पार्टी थी, कांग्रेस। वो ही क्या लड़ रही थी? चुनाव लड़ रही थी। उससे ही कैंडिडेट्स थे, कुछ निर्दलीय भी थे। निर्दलीय मतलब जो किसी पार्टी से नहीं है, वो भी थे। मगर सभी को पता था कि चुनाव होगा, है? मतलब नहीं नहीं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, समझे विषय को, कि कांग्रेस से कैंडिडेट खड़ा हो गया, कांग्रेस से कोई कैंडिडेट खड़ा हो गया, कांग्रेस से लोकेश जी खड़े हो गए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से भोला जी खड़े हो गए, ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी से अक्षित जी खड़े हो गए, समाजवादी पार्टी से आप खड़े हो गए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि मैं इन चारों की चारों पार्टी की किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं हूँ, मुझे किसी की विचारधारा अच्छी नहीं लग रही, मैं खुद चुनाव लड़ूंगा अकेला, मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, समझे ना बात को? मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मैंने निर्धारित किया। तो उस तरह के कैंडिडेट को हम निर्दलीय कैंडिडेट कहते हैं हिंदी में। मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं इलेक्शन कमीशन के पास जाऊंगा, मैं वहां पर अपना फॉर्म सबमिट करूंगा, मैं उनसे कहूंगा कि जी मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, वो कहेंगे भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी। अब अगर कल तुम ये कहने लगो कि मैं भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ूंगी और किसी पार्टी से नहीं लड़ूंगी, लड़ सकती हो, लड़ सकते हो, जाओ इलेक्शन कमीशन के पास जाओ, एक न्यूनतम चार्ज होता है, वो चार्ज जमा करना होता है और वो भी वापिस हो जाता है। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता कितना चार्ज होता है, मगर क्या है कि वो चार्ज वापस हो जाता है, उसका नियम होता है वापस होने का। जमानत जब्त ना हो। जमानत जब्त कहने का मतलब क्या है कि अब अक्षित जी ने कहा कि भाई मैं तो, मुझे नहीं समझ में आ रहा भारतीय जनता पार्टी का मामला, बेकार कर रहा काम मोदी, ना राहुल गांधी बेकार है, मैं बनूंगा, मैं करूंगा देश का विकास, ठीक है। अब ये गए इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन कमीशन के पास जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे 10 रुपए मांगे उन्होंने, एग्जैक्टली क्या अमाउंट है मुझे नहीं पता, तो 10 रुपए जैसे उन्होंने कहा कि अक्षित जी से कहा 10 रुपए जमा कर दो, तो 10 रुपए जमा कर दिया आपने, और ये आपके पैसे वापस भी हो जाएंगे, मगर उसका नियम है। नियम इन द सेंस जैसे कि टोटल 25 सीट 20 सीटें हैं, अगर 20 सीटों में से आपने 5 सीटें जीत ली, मतलब 5 सीटें, मतलब एग्जाम 5 सीटों का मतलब है कि 20,000 वोट है, उस 20,000 में से आपको 2,000 या 2,500 वोट मिल गई, 2 या 2,500 वोट में कोरम रख रखा है, तो आपको क्या हो जाएंगे? 10 रुपए वापिस हो जाएंगे। नहीं होंगे तो जमानत जब्त, उसे कहते हैं जमानत जब्त हो जाना। जमानत जब्त कहने का मतलब है कि भाई जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था भाई कम से कम इतनी वोट जरूर मिले तुम्हें, जब भी पैसे वापस होंगे, वो भी नहीं हुई। तो एक बड़ी बेइज्जती वाली बात होती है, बहुत बेइज्जती वाली बात होती है कि बताओ चुनाव लड़े, जमानत तक जब्त हो गई। जमानत कहने का मतलब है कि जो पैसा दिया था वो तक भी नहीं निकालवा पाए, इतनी वोट भी नहीं मिली। ये ऐसी बेइज्जती मान के चलो जैसे कि पतंग उड़ाते हुए कन्ने से कोई काट दे तुम्हारा, पतंग अगर आप उड़ाते हो और कोई तुम्हारी तुम पेच लड़ा रहे हो, कन्ने से काट दे कोई, तो ये बड़ी घोर बेइज्जती है पतंग समाज में, है ना? पतंग समाज की बहुत घोर बेइज्जती है कि मतलब कन्ने से काटी भाई इसकी पतंग, कन्ने से, ये बंदा पतंगबाज कन्ने से काटी, 4 पतंग उड़ाई, चारों की चारों कन्ने से गई है। है? नहीं शादी से, तुम शादी से काट देना हमारी। हाँ, आप शादी से काट देना। नहीं वो ना, वो एक मंजा आता है, वो बंद कर दिया यहाँ पे, एक अंडा मार वो होता है मंजा, अंडा मार, तो वो सद्दी जैसे ही दिखता है मगर होता वो है, तो वो मैं लगाता हूँ बेसिकली, है। और उसके बाद नीचे सद्दी आ जाती है, फिर अपनी पतंग उड़ती रहती है। करने से नहीं कटी आज तक, अच्छी कटी है। चल, चलो खैर, अब ये ऑनलाइन क्लास में तो कम से कम ये मत करवाओ। वो जो देखेंगे यूट्यूब पे गया मास्टर क्या बताने लगा। चलो, हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक है, पढ़ते हैं जी। जनरल इलेक्शन डिड नॉट सरप्राइज एनीवन। किसी को कोई असमंजस वाली बात नहीं थी, चुनाव कौन जीतेगी? कांग्रेस ही जीतेगी। चुनाव किसे जीतना? कांग्रेस को जीतना। और हाँ, पार्टी भी एक ही थी और निर्दलीय भी था, थी कुछ चल रहा था मामला, मगर
लोगों का विश्वास था गांधी जी पर, नेहरू जी पर, अब आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल पर, ये सब कांग्रेस में ही थे सारे के सारे. The Indian National Congress was accepted to win these elections. The Congress party was a popular known as inherited the legacy of a national movement. It was the only party then to have an organized spread all over the country. And finally, Jawaharlal Nehru, the party had the most popular and the charismatic leader इन द इंडियन पॉलिटिक्स. सबको पता था कि कांग्रेस जीतने वाली है और एकमात्र ऐसी पार्टी थी, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि लेगेसी लेके चल रही थी किसकी, नेशनल मूवमेंट की. अंग्रेजों से जब हम लड़ाई लड़ रहे थे स्वतंत्रता की, तो महात्मा गांधी जी किस में थे, कांग्रेस में. ठीक है. आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल किस में थे, कांग्रेस में थे. सब बड़े राजनेता किस में थे, कांग्रेस. और जनता देख रही है लड़ते हुए, मतलब जनता देख रही है हमारे हितों के लिए लड़ रहे हैं, तो जनता को वोट करनी करनी थी, सभी को पता था. और पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपके एक बहुत पॉपुलर और कैरिस्मेटिक लीडर निकल कर आए इंडियन पॉलिटिक्स में. और जवाहरलाल नेहरू की इच्छा भी थी कि मैं क्या बनूं, प्रधानमंत्री बनूं. वो तो उनका मामला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कर दिया था, ढीला सा कर दिया था. जब हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा 40 नेशन बिल्डिंग में कि ये सब रियासतें क्या कर दी उन्होंने, मिला दी, तो पंडित जी को डर लगने लगा, नेहरू जी को क्या लगने लगा, डर लगने लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि पटेल को क्या बना दें, ये प्रधानमंत्री बना दे. खैर जवाहरलाल नेहरू से गलतियां भी हुई और बड़ी गलतियां भी नेहरू जी ने करी, मगर उस समय क्या सर्कमस्टेंसेस थे, उस समय के क्या सर्कमस्टेंसेस थे, उसको हम नहीं कह सकते. भाई उस समय के सर्कमस्टेंसेस में क्या डिसीजन जवाहरलाल नेहरू ने लिया, हो सकता है वो सही हो सकता है वो क्या हो, सही हो. खैर पढ़ते हैं. जवाहरलाल नेहरू के परिवार का इतिहास मैंने आपको बताया, इंदिरा गांधी का आपको मैं इतिहास बता ही चुका हूँ, और नेहरू जी भी थोड़े से, चलो खैर किसी दिन बताएंगे. ही लेड द कांग्रेस कैंपेन एंड टूर्स थ्रू द कंट्री व्हेन द फाइनल रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड. द एक्सटेंट ऑफ द विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस डिड सरप्राइज मैनी. सबको पता था कांग्रेस जीतेगी, मगर इतने विशाल तरीके से जीतेगी ये किसी को नहीं पता था. द पार्टी वॉन, अंडरलाइन कर लें, द पार्टी वॉन 364 ऑफ द 489 सीट्स. 489 में से 364 सीटें अकेली कांग्रेस जीत गई. बहुत बड़ी बात है ना. 364 सीटें क्या हो गई आपके, कांग्रेस जीती. और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, नेशनल मूवमेंट. ये नेशनल मूवमेंट क्योंकि स्वतंत्रता से जुड़े हुए थे. इन द फर्स्ट लोकसभा एंड फिनिश्ड वे अहेड ऑफ एनी अदर चैलेंजर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. देखो उस समय एक पार्टी और चुनाव लड़ रही थी. अब आप कहोगे कि सर कांग्रेस तो एक बहुत पॉपुलर पार्टी थे, बड़े बड़े राजनेता थे, आपका जवाहरलाल नेहरू कन्विंसिंग कर रहे थे कि भाई वोट करो. महात्मा गांधी जी ने करी, अब्दुल गफ्फार खान साहब ने करी, अबुल कलाम आजाद साहब ने करी, है ना. ठीक है, सरदार वल्लभ भाई साहब ने करी. तो इतने बड़े बड़े राजनेता जब सड़क पे उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट करो, तो जीत नहीं थी, कोई हथ पर वाली बात नहीं थी. मगर 489 में से 364 सीटें क्या कांग्रेस लेके गई. बाकी सीट कौन जीता फिर, पहले नंबर की बड़ी पार्टी तो ये निकल कर आ गई, और दूसरे नंबर की सेकंड पार्टी निकल कर आई. इन द फर्स्ट लोकसभा इन द फिनिश वे अहेड एनी अदर चैलेंजर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया. द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट केम नेक्स्ट इन टर्म ऑफ सीट्स वॉन ओनली 16 सीट्स. ये दूसरी नंबर की पार्टी थी जिसने 16 सीटें जीती थी. अंडरलाइन कर लो, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है. कम्युनिस्ट पार्टी उस समय कांग्रेस 489 में से 364 सीटें जीत कर आई, और कम्युनिस्ट पार्टी आपकी 16 सीट जीतती है. 16 सीट्स कम्युनिस्ट पार्टी आपकी. आज ही हमारे देश में कुछ कम्युनिस्ट पार्टी हैं, तो बता सकता है आप में से कौन कौन सी वो कम्युनिस्ट पार्टी हैं, कोई आप मुझे बता सकें कि कोई, यानी कोई किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी का आप नाम बता सकें मुझे. निर्दलीय कुछ ऐसे भी तो थे, अक्षित जैसे ही जो कह रहे थे कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं चुनाव लड़ूंगा, तो इस तरह से था. ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में कुछ आपके सामने दिखाना चाह रहा हूँ, हालांकि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन का लिए नहीं है, मगर जब भी कुछ नाम आपने सुने होंगे. सीपीआई, सीपीआई हैज अ 2 मेंबर इन लोकसभा.
कम्युनिस्ट पार्टी जो 16 सीटें उस समय जीती थी। आज अगर वर्तमान में 2025 की बात करूं तो सीपीआई एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, जिसके लोकसभा में 2 मेंबर हैं। इन राज्यसभा हैज 2 मेंबर इन लोकसभा एंड 2 मेंबर इन राज्यसभा। 2 मेंबर लोकसभा में, 2 मेंबर राज्यसभा, यानी कि 2 एमएलए 2 एमपी। इन एडिशन इट हैज 22 एमएलए अक्रॉस 4 स्टेट्स, और पूरे 4 राज्यों में इनके 22 टोटल एमएलए हैं, जिसमें बिहार तेलंगाना कुछ अलग अलग है। तो 2 कम्युनिस्ट पार्टी इस समय हमारी, इसमें एक सीपीआई क्या है, ये कम्युनिस्ट पार्टी है, काफी फेमस पार्टी है भारत की, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फाउंडर इसके एन रॉय, अवनी मुखर्जी, ये इसके क्या है, इसके फाउंडर्स मेंबर है। खैर हमारा विषय था नहीं वो, सिर्फ एकदम से जिज्ञासा से मेरे मन में भी थी तो मैं आपको वो दिखा दिया वो। खैर पढ़े जी। 16 सीट अंडरलाइन कर लिया होगा आपने। द स्टेट इलेक्शन वर हेल्ड, जरा ये देखें, जरा ये मैप को देखना में थोड़ा सा जरूरी है, आप देखें। क्या नाम आकांक्षी जी, आप देखें जरा इस मैप को, जरा देखें। जो येलो येलो नजर आ रहा है ना देश के इस नक्शे में, आपको जो येलो नजर आ रहा है अपनी बुक में आप देखेंगे, जो येलो नजर आ रहा है ये वो है जहां पर स्टेट रूल बाय कांग्रेस। इन राज्यों में किसका शासन रहा, भोला जी? कांग्रेस का शासन रहा। इस यहां पर कांग्रेस, जो येलो वाला भाग है इसमें 1952 से लेकर 1967 तक। पंजाब, अब तो डूब रहा है पंजाब, है ना, और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए आपको कि बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ देखो टाइम लगेगा, और बहुत नुकसान हो रहा है पंजाब को इससे, बहुत ज्यादा। मैं देख रहा था टीवी पर वो एक एडिटर ने, टीवी एडिटर ने उससे पूछा तो बेचारा रो पड़ा वो। उसका कहना था मकान तो दोबारा बन जाएगा, मगर 2 लाख रुपए की भैंस है, भैंस भी बह के जा रही है। उसके बाद 10 भैंसें थी, इसका कहना था इसमें से 2-3 भैंसें तो लोन पे चल रही है, मतलब पैसे वैसा अरेंज करके उसने लिया, वो सब बह गई उसकी। तो जमीन खराब हो गई, मकान चले गए, बच्चे चले गए, बूढ़े चले गए, तो बहुत बुरी स्थिति पंजाब की हो रही है। तो पंजाब के लिए हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए, और जितना भी आपसे कुछ हो सकता है समर्थन, थोड़ा बहुत जितना भी, क्योंकि आजकल डोनेशंस भी जा रहा है पंजाब की ओर, आसपास सामाजिक संस्थाएं काम कर रही होंगी। जो आपको लगता है पुराने कपड़े या साफ कपड़े, अच्छे कपड़े जो उनके बच्चे पहन सकते हैं, कोई इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप दे सकते हो, जरूर दें। हमारे सामाजिक संस्था है उद्देश्य फाउंडेशन, ठीक है, जो अभी पीछे भी एक कार्यक्रम कराया था, तो उसमें हमारे बड़े भैया हैं संदीप भसीन जी, वो अभी शनिवार में, कल पंजाब में मदद लेकर गए हैं वो, है ना, पंजाब में। खैर आप देखोगे, पंजाब देखो, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, गुजरात, एमपी, बिहार, बंगाल, असम, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इन सब में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। और कब तक रही? 1967 तक रही। आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 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 तकरीबन 90% से ज्यादा राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। जो रेड वाला कॉर्नर आपको नजर आ रहा है, ये डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट था, डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट, जो कि 1957 से बना, ये डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट। ये आपका पार्टी का नाम इन्होंने रखा है डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट, ठीक है। उसके बाद ये 1957 से 1959 तक क्या रहा, इनकी सरकार रही, जहां रेड कॉर्नर है, ये केरला, बेसिकली केरला डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट। हाँ, आज, और आज भी ना थोड़ा वर्चस्व ज्यादा है, इस समय कांग्रेस का वर्चस्व है केरला में, ठीक है। जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये देखोगे, ये देखो, ये यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपने नाम सुना होगा फारूक अब्दुल्ला, है ना, तो उनके वहां से ही आपके ये बनता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही है जम्मू एंड कश्मीर में, लंबे समय तक रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में, ठीक है जी। तो आप, मगर आज आप देखें, आज आप देखें, आप इसमें एक चीज देखेंगे, यहाँ पे तो अंडमान निकोबार आइलैंड मिल रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ लेकेटिव आइलैंड, जो अब क्या हो गया है, लक्षद्वीप के नाम से जाने जा रहा है ना। ये भारत का ही भाग है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि ये सोचते हैं दूसरा देश है। इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप, ठीक है, सब इंडिया का ही भाग है। तो आप देखें, आज आप सोचे कितनी बड़ी पार्टी है लोकेश जी। 1951 में चुनाव होते हैं, और तक इतना वर्चस्व उसका रहता है, और अभी तो हम पढ़ रहे हैं 3 डिकेट तक रहेगा, यानी कि 3 इलेक्शंस तक वहां पे आपका वो जीतते आए हैं, 70-75 साल तक उनका राज रहा। मगर आज आप स्थिति देखोगे, अगर आप आज स्थिति देखोगे, तो आप देखो कि मिटा दिया कांग्रेस को, कांग्रेस को क्या कर दिया, मिटा दिया। और मिटाने वाले भी ये खुद है अपने आप को,
ये स्वयं ही मिटने वाले हैं। देखो राहुल गांधी है। राहुल गांधी तो अब राजनेता बन गए। कौन गला घोट के मर गया? अच्छा, हाँ। अच्छा, मैं कह रहा था राहुल गांधी जी अपना। हाँ, राहुल गांधी तो कह रहा हूँ मैं जब से, है ना। मैं राहुल गांधी तो जब से कह रहा हूँ, तुम कहाँ थे? ठीक है, इस समय आप देखोगे कांग्रेस के बड़े चेहरे के रूप में राहुल गांधी जी और उनकी बहन प्रियंका गांधी जी तो है ना। तो राहुल गांधी जी तो हम बात कर रहे हैं, बोला जी जब से, तो अब उनको तो राजनेता बना दिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया, मोदी जी ने बना दिया, मतलब वो कुछ कुछ हरकतें ऐसी कर जाते हैं ना, इतना बढ़िया पढ़ा लिखा व्यक्ति है। आप उनकी फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश देखें, इट्स वेरी नेचुरल इंग्लिश। अब तो हिंदी भी बोलना सीख गए वो अच्छी, है ना। मगर हरकतें पता नहीं कभी कभी दौरे से हल्के हल्के टाइप से नहीं पड़ जाते। आप देखे, अभी देखोगे आप, कुछ समय पहले की बात है कि सदन में, लोकसभा में उन्होंने बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया झाड़ लगाई, झाड़ लगा, बहुत अच्छा लग रहा था। सडनली क्या हुआ, पता नहीं क्या दिमाग में आया, बोल लिया, अपनी कुर्सी पे बैठ गए। खड़े होते हैं और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बैठे, मोदी जी भी नहीं समझ पा रहे यार ये चलता हुआ क्यों आ रहा है मेरी साइड। अब मोदी जी को ये तो पता था कि इसका है कुछ दिक्कत, मगर ये समझ नहीं पा रहे कि यार ये अच्छा खासा बोल दिया इसने, सब चीज हो गया, बढ़िया कर दिया, मेरे पास क्यों आ रहा है। मोदी जी के सामने जाके खड़े हो गए। अब मोदी जी यूं करके आंख फाड़ के देख रहे हैं कि यार क्या करने वाला है। उनसे क्या करे, गले मिले, गले मिल लिए। चलो, यहाँ तक भी सही था। सब लोगों ने सदन में ताली बजाई, अपना बीट करा रहे, वाह बहुत, देखो इतना बैर होते हुए भी, इतनी ईर्ष्या होते हुए भी एक विपक्ष का बड़ा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने गले लगाया। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करा, अच्छा खासा सब चीज चल रहा है, बैठे, अबे मतलब दिमाग ही नहीं लगाया, लोकसभा है वो, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, बैठने के बाद आंख मारते हैं, न्यू करके आंख मारते हैं, है ना, हंसते हुए। तो सारा का सारा क्या कर दिया उन्होंने, सारा का सारा मामला चौपट कर दिया राहुल गांधी जी ने। अगर आंख ना मारते, चुपचाप बैठ जाते, तो हाईलाइट क्या चलती कि भाई राहुल गांधी कितना अच्छा बोले, और देखो विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गले लगाया। देखिए आपने वो रिपोर्ट देखी नहीं देखी, आप जाके यूट्यूब पे देखना, आप जाके यूट्यूब पे देखना, आंख मारते वो, अब वो फिर टीवी पे ये चला कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं यार, ये क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा खासा व्यक्ति काम करता है, एकदम से दिमाग पे पता नहीं क्या असर होता है उनके, और पागलपंती वाले काम करने चालू कर देते। देखो हमारे पास ना ऑप्शन नहीं मिल पा रहा, हमें ऑप्शन नहीं मिल पा रहा कांग्रेस में। तो देखो, फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952, सेकंड जनरल इलेक्शन 1957, थर्ड जनरल इलेक्शन है 1962। ये उस समय के न्यूज़पेपर का कुछ पार्ट है। कांग्रेस वोटेड बैक टू पावर एट सेंटर, 266 सीट्स एनेक्स्ड सो फार आउट ऑफ 500। दैट सक्सेस इन केरला, केरला में कोई सफलता नहीं मिली किसे, कांग्रेस को, केरला में कोई सफलता नहीं पड़ी। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, क्या टाइम हो गया, 2 बजे तक लेंगे, ठीक है। 12:30 जब हमने कितने बजे क्लास चालू करी थी, 12:30, है ना। 2 बजे तक हम अपना लेंगे कंटेंट को, ठीक है। खाना वाना खा के आए हो आप? चलो कोई बात नहीं, घर मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। हम पेज नंबर 32 पर हैं, ठीक। और देन फिर पेज नंबर, टोटल पेज कितने बन रहे थे इसमें, पेज नंबर 32 पे तो हम इस समय वर्तमान में है ही, 1 2 3, देखो मैंने क्या कहा था, अच्छा 4 है ये, ठीक है, ठीक। चलो जी, Loksabha elections, the Congress scores big victory in those elections as well. It won a majority of seat in all the states except Madras and Odisha. वो सभी राज्यों में अच्छा चुनाव प्रदर्शन करा कांग्रेस ने, मगर मद्रास और उड़ीसा में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, जो कि आज का केरला है। आज का केरला, मद्रास और उड़ीसा में इतना अच्छा वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जितना अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने और जगह करा। फाइनली इवन व्हेन दीज स्टेट द कांग्रेस, हाँ जी, हाँ हाँ, मतलब पार्ट ऑफ टुडे केरला इज अ थ्रो इन कोचीन, उस समय कोचीन, ये ना कोचीन, उस समय का कोचीन और आज का केरला।
उस समय का कोचीन और आज का क्या केरला। और मद्रास और उड़ीसा में भी उनका परफॉर्मेंस क्या रहा, थोड़ा सा डगमगाया रहा। पिक्चर भी आ रही है एक मद्रास के ऊपर, मैं पोस्टर्स लगे हुए देख रहा था। अभी एक पिक्चर चल रही है जिसमें विद्युत जयसवाल है। ठीक, मैं आज इकोनॉमिक्स के बताऊंगा आपको कितने बजे क्लास चलेगी। एक पिक्चर और लगी हुई है, बंगाल फाइल्स। मैं कल देख कर आया, बागी 4, थर्ड क्लास पिक्चर। इसलिए बॉलीवुड नहीं चल रहा। एक हमारे मास्टर जी हैं, पेपर देने के बाद उन्होंने कहा कि वो इज अ वेरी बिग एंड ह्यूज फैन ऑफ संजय दत्त। तो उन्होंने कहा संजय दत्त की वजह से देखने जाऊंगा, बाबा की वजह से देखने जाऊंगा। तो मैंने कहा मैं भी चलता हूँ, मैं तो पिक्चर का शौकीन हुई। मगर आधे घंटे में मुझे पता लग गया कि पिक्चर चलने की नहीं, कुछ नहीं है पिक्चर में, बकवास। क्या है बॉलीवुड के अंदर, क्या सोच रहे हैं, नगनता, अश्लीलता, और कोई कहानी नहीं। उसमें वही चीज है, दोनों। इट मींस मेल नगनता भी और फीमेल नगनता भी। वो जैकी श्रॉफ का लड़का वो भी नंगा घूम रहा है ना, उसको उसने बना रखा है। ठीक है, तो अपना दिखाने के वो भी तकरीबन आप मान के चलो कि 2.5 घंटे की पिक्चर में वो आपको 1 घंटा नंगा ही मिलेगा आपको, मतलब शर्ट ऐसे घूमता रहेगा। बेफालतू के गाने घुसेड़ रखे हैं। ठीक है, आदमी भाग रहा, भागते भागते गाना दिखा दिया, पागल दिखाया गया उसमें। वो इसमें दिखाया क्या गया, वो एक पिक्चर आप ना देखें तो पैसे खर्च करके ना देखें इस पिक्चर को, आप वैसे जाके देखें आप। संजय दत्त के हम भी बहुत बड़े फैन हैं, बट संजय दत्त क्या कर सकता है। संजय दत्त का रोल आप मान के चले आधे घंटे का रोल होगा, तो उसने कोशिश करी अपनी तरफ से बेहतर करने की। कहानी कहानी में क्या नहीं है, दम नहीं है। तो आज संडे आप जा सकते हैं अपने माता पिता के साथ पिक्चर देख कर आए। आप कौन सी, केरला फाइल्स देखें। ये कैसे जाएगा, केरला फाइल्स देखें भैया। कौन सी देखें, केरला फाइल्स आप देख सकते हैं, अच्छी पिक्चर है। परम सुंदरी भी काफी सुनने में आ रहा है, वो भी काफी अच्छी पिक्चर बता रहे हैं, परम सुंदरी भी, है ना। वो देखी नहीं उसकी, श्रीदेवी की लड़की की। और क्या नाम है हीरो का, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसने अभी कियारा आडवाणी से शादी करी है ना। है, बारिश पड़नी चालू हो गई। अच्छा, पड़ थोड़ी ना रही है। चलो, बारिश हो रही है जी, बारिश हो रही है। और इस समय मैंने आपको बताया कि 2 बजे तो बारिश हो ही रही है। कितना टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं ना। मैंने कह नहीं था 2 बजे 1 घंटे में बारिश होने वाली है, मगर मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे बारिश रहेगी, बस। बस फिर अपना फिर शांत हो जाएगा। मैंने आपको दिखाया था ना कि इसमें 2 घंटे की बारिश दिखा रहा है। यूवी रेज आर टू स्ट्रॉन्ग, प्लीज पे अटेंशन टू सन, प्रोटेक्ट, क्लिक टू व्यू डिटेल। और थोड़ी देर बाद ही धूप निकलने वाली है, बहुत जबरदस्त, 24 मिनट बाद। जो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, अगर मैं फोन की एआई की बात मानूं तो उसका कहना है। और इतनी खतरनाक निकलने वाली है कि अल्ट्रा वायलेट रेज आर टू स्ट्रॉन्ग, इतनी खतरनाक होंगी कि तो आप कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकले। ऐसा ये कह रहे हैं, ऐसा इन्होंने इसमें लिख रखा है। हाँ, 7 सितंबर करंट डेट। देखो टेक्नोलॉजी का फायदा भी बहुत मिल रहा है। ये रुक जाओ। और देखें आप इस समय जो तापमान हो रहा है ना, बारिश पड़ने के बाद भी 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, और 38 फील हो रहा है। 38 क्या हो रहा है, फील हो रहा है। थोड़ी देर की बारिश है, तो उसके बाद जैसे बारिश कम होगी, खत्म होगी, हम अपनी क्लास को ऑफ करेंगे। ठीक है, और आप अपना घर जाके भोजन वोजन करना आरंभ करें। हैं, बताऊंगा इको का, क्योंकि 4 बजे अकाउंट है। 4 बजे क्या अकाउंट है, तो फिर या तो अकाउंट के बाद रखें, और या अकाउंट से पहले, मगर अकाउंट के बाद रखने की ज्यादा इच्छा है। हाँ हाँ, मैंने कहा अकाउंट के बाद रखने की ज्यादा इच्छा है, क्योंकि फिर क्या होगा, अकाउंट इको के बच्चे हमारे जुड़ जाएंगे। खैर अभी इस पे कंसंट्रेट करें, आप परेशान ना हो, अभी इस पे आ रहे हैं, है ना, हो जाएगा वो भी। तो कांग्रेस का जो आपका क्या था, परफॉर्मेंस जो थी केरला और मद्रास और उड़ीसा में इतनी अच्छी नहीं रही। फाइनली इवन दीस स्टेट द कांग्रेस फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो द पार्टी रूल ओवर द कंट्री एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल, एंड एक्सपेक्टेड जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द जनरल इलेक्शन। आपके क्या हुआ, जो कि एक्सपेक्टेड था कि जवाहरलाल नेहरू क्या बनेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी क्या बन गए, प्रधानमंत्री बनते हैं।
अच्छा कार्यकाल था प्रधानमंत्री जी का भी, ऐसा नहीं कह सकते। आप इन राजनेताओं के चक्कर में ना पड़े जो टीवी पे बोलते हैं, चीखते चिंगाड़ते हैं कि नेहरू ने ये कर दिया, नेहरू ने वो कर दिया। हाँ, कुछ गलतियां करी है नेहरू जी ने कुछ गलतियां करी है, इस बात को हम मानते हैं, मगर ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कुछ करा ही नहीं। फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था हमने, इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा था कि जब भारत ने 19 फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जो हमारा आया कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम करा। आप कह सकते हैं इंडस्ट्री का सबसे बड़ा श्रेय जो गया वो नेहरू जी को जा सकता है। डैम्स पे काम करा, पानी पर काम करा, ठीक है, नेहरू जी ने। जो आज आप डैम्स देख रहे हैं वो नेहरू जी की देन है। कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़ाई की भी देन भारत में आप कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं नेहरू जी के वजह से बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। नहीं, ब्रिटिशर्स तो नहीं, नहीं आकांक्षी, नहीं, हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मगर जब देश आज़ाद हो गया हमारा, तो हम चाहते तो ये अंग्रेज़ी खत्म कर सकते थे। जब देश आज़ाद हो गया, हम चाहते तो ये इंग्लिश मीडियम ये जो चीज़ थी वो क्या कर सकते थे, समाप्त कर सकते थे, खत्म कर सकते थे। मगर हमने उसको रखा बनाकर, और आप देखिए कि आज भारत का गरीब से गरीब परिवार अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाना पसंद करता है, हिंदी में नहीं। अब कारण भी था उसके पीछे कारण भी था क्योंकि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और अगर हमें लोहे को काटना है तो हमें भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो इंपॉर्टेंट है। मगर ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अंग्रेजी सीखते हुए अपनी मूल चीज आप भूल जाएं, अपनी मूल भाषा आप भूल जाएं। अगर आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते, आप अच्छी इंग्लिश नहीं लिख पाते, तो ये आपकी गलती नहीं है और आपको शर्मिंदगी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अच्छी कोशिश करें, कोशिश करें, प्रयास करें आपकी इंग्लिश को बोल पाएं, समझ पाएं, क्योंकि आजकल क्या है, सब चीज इंग्लिश से ही है। मगर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि हमारी भाषा नहीं। अगर आप हिंदी नहीं बोल पा रहे, आप हिंदी नहीं लिख पा रहे, वो फिर आपको शर्मिंदगी वाली बात है। मतलब एक ऐसा हाल है सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का तो कि धोबी का कुत्ता घर ना घाट का, है ना। सीबीएसई का तो मामला ऐसा है, खास तौर से जो गांव देहात में जो सीबीएसई स्कूल है ना, तो धोबी का कुत्ता घर ना घाट का, ना तो वो सही रूप से इंग्लिश सीख पाते, ना हिंदी सीख पाते। जब उनसे जो है कि तू तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहा, तो वो कुछ नहीं, हिंदी वो बोल नहीं पाते, है ना। तो ऐसा मामला है, मिक्स ब्रीड सी बना दी, मतलब जर्मन शेपर्ड की और उसके मिला के अलग सा जानवर बना दिया, जिसको कहते हैं उस जानवर का नाम सीबीएसई। ना तो इंग्लिश बोल पा रहे, ना हिंदी लिख पा रहे, ना बोल पा रहे। और मजे वाली बात क्या है कि जब उनसे क्या होना कि अब इंग्लिश में पढ़ लो तो पढ़ा नहीं जा रहा, हिंदी में पढ़ लो, हम इंग्लिश बोर्ड से हैं इसलिए हम हिंदी नहीं पढ़ पा रहे। ये देखो बड़ी हंसी सी, आप मतलब भैया कैसा मामला कर दी। खैर सुने, यहां से होगा हमारा लुक एट द इलेक्टोरल मैप ऑन द प्रीवियस पेज। आपने पीछे वाला पेज देखा, वुड यू गिव अ सेंस ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस ड्यूरिंग द पीरियड 1952-62। 1952 और 1962 के बीच में किस तरीके से कांग्रेस ने शासन करा, उसके विषय में हमने देखा और पढ़ा और जाना, ठीक है। इन द सेकंड एंड द थर्ड जनरल इलेक्शन द हेल्ड इन 1957, जो तीसरा जनरल इलेक्शन हुआ है वो 1957 एंड 1962, ये वो समय जब चीन से भी हमने युद्ध लड़ा था 1962 के आसपास। चीन ने हम पे हमला करा, नारे लगे, अभी आएगा चैप्टर में हिंदी चीनी भाई भाई, आएगा, अभी आगे भी आएगा। और चीन ने हमारे कमर पे क्या करा, छुरा घोपा, धोखा दिया हमें। और इस इंसिडेंट के बाद यहां अभी तक प्रधानमंत्री कौन है, यहां तक नेहरू जी हैं। पहले चुनाव जीते 1951 में हुए, प्रधानमंत्री की शपथ ली 1962 तक, अभी तक हैं, आगे भी रहेंगे। मगर जब चीन ने हमला करा, और छोड़ो वो अब मिल जाएगा आपको, ठीक है, जब चीन ने हमला करा और हमसे तिब्बत छीन लिया गया, हमसे तिब्बत ले लिया गया, अक्साई चीन इसे हम कहते हैं, हमसे तिब्बत, तो नेहरू जी बहुत अवसाद में चले गए। दुनिया कहने लगी, देश के लोग कहने लगे भाई नेहरू ने बेच नहीं दिया, मतलब प्रधानमंत्री के सिर पे ही आता है ना सब चीज। हाँ, हाँ, तो वही चीज क्या है कि सब वो लड़की वाला जो मामला था वो मणिपुर में, तो वो अभी बंद सा हो गया मामला वो चीज। बट सब चीज प्रधानमंत्री के सिर पे ही आती है कि भाई जीत का सेहरा भी प्रधानमंत्री के सिर बंधेगा और हार का भी बंधेगा, कि भाई प्रधानमंत्री कौन था। आज हम याद करते हैं चीन के युद्ध को, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे।
JL नेहरू जी थे। तो वो बहुत अवसाद पहुंचाया, कहा जाता है कि नेहरू जी इस अवसाद की वजह से मर गए, मतलब इतना उन्हें दुख हुआ, उनका देहांत हो गया। आज भी आपका यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है, देखें, बड़ा सुंदर गाना गाया लता दीदी ने, लता मंगेशकर जी ने, हे मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो आंसू। तो आप नेहरू जी वहां बैठे हुए हैं, लाइव शो चल रहा है, नेहरू जी की आंख से आंसू हैं, नेहरू जी रो रहे हैं कि देश के जवान हमारे चले गए, देश के सपूत चले गए, और जमीन का भाग भी हमारा चला गया। खैर, 1962 रिस्पेक्टिवली द कांग्रेस मेंटेन द सेम पोजीशन इन द लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा में, लोकसभा में एमपी और आपको स्टेट में भी और सेंट्रल में भी सरकार किसकी बनी रही, कांग्रेस की बनी रही ज्यादातर भागों में, स्टेट्स में। लोकसभा बाय विनिंग द थर्ड फोर्थ ऑफ द सीट्स, none of the composition none of the opposition parties could win even 1/10 of the number of seats won by the Congress in the state assembly elections. The Congress did not get majority in few cases. The most significant of these cases was in Kerala in 1957. सत्ता बनी रही कांग्रेस की, कोई आसपास भी कांग्रेस के नहीं दिखा, मगर राज्यों में कांग्रेस की स्थिति अब 1962 के बाद अब पकड़ क्या होने लगी थी कांग्रेस की, कमजोर होने लगी थी राज्यों में। केरला तो पहले से हारे बैठे थे, पहले चुनाव में केरला हार चुका था कांग्रेस, ठीक है। व्हेन अ कोalition लेड बाय द सीपीआई, सीपीआई के बारे में दिखाया था मैंने आपको अभी, सीपीआई जो पार्टी है, सीपीआई फ्रॉम द गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस लाइक दिस, द कांग्रेस कंट्रोल द नेशनल एंड ऑल द स्टेट्स गवर्नमेंट। The extent of the victory of the Congress was artificially boosted by our electoral system. The Congress won 3 out of every 4 seat. स्थिति ये थी, 4 में से 3 सीट कांग्रेस ही जीतती थी। अगर 4 सीट पे चुनाव है तो 3 सीट क्या है आपकी, कांग्रेस ही जीत रही थी, ये हिसाब था आपका। इतना वर्चस्व कांग्रेस का हुआ करता था उस समय। In 1952, for example, the Congress obtained 45% of the total votes. हेलो, नमस्कार भाई साहब। जी भाई साहब, हैं जी, जी भाई साहब, हेलो, हाँ जी, अंदर चलो। नहीं नहीं भाई साहब, बाहर नहीं देख रहे आप, बारिश पड़ रही है बड़ी भयानक, बाहर देखो जरा, शोर अपने इधर नहीं है भाई साहब, यहाँ पे देखो, यहाँ तो बारिश रुकी नहीं रही, वीडियो कॉल करो जरा। ना हमारे इधर तो बढ़िया पड़ रही है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया पड़ रही है जी बारिश, बस जैसे बारिश रुकती है मैं आता हूँ जी। जी तो कांग्रेस का रुक्का देखो कितना कैड़ा था उस समय। इन 1952 फॉर एग्जांपल द कांग्रेस ऑब्टेन 45% ऑफ द टोटल वोट्स, बट इट मैनेज टू विन 74% ऑफ द सीट्स। ये बता रहा है 1952 में सिर्फ 45% वोट मिली कांग्रेस को, 100 में से 45% वोट मिली, मगर उस 45% वोट में ही कांग्रेस कितनी परसेंट सीट जीत गया, 74%। आंकड़ों का खेल है, मतलब ये कैसे कि 100 में से 45% ही क्या हुआ, लोगों ने वोट करा किसे, कांग्रेस को। 55% बढ़ गया वोट भाई, सीपीआई में बढ़ गया, निर्दलीय में बढ़ गया, एटसेक्टर जिसमें भी बटा, आपका डेमोक्रेटिक अलायंस में बढ़ गया, ठीक है। मगर इस 45% वोट में ही कांग्रेस 74% सीट क्या हो जाती है, जीत जाती है। इस 45% में आएगा, नीचे आंकड़ा आएगा वो कैसे संभव चीज हुई। आगे बढ़ते हैं। द सोशलिस्ट पार्टी द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म ऑफ वोट्स, ये बात हम कर रहे हैं कब की, अब 1962 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1962 की बात कर रहे हैं। जो उस समय एक पार्टी बनी थी सोशलिस्ट पार्टी, द सोशलिस्ट पार्टी द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी कांग्रेस के बाद, जिसने 10% ऑफ द वोट ऑल ओवर द कंट्री, बट इट कुड नॉट इवन, जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ी 10% वोट पड़ी, मगर सीट कोई भी नहीं जीती। सबसे ज्यादा वोट 45% कांग्रेस को पड़ी, 10% वोट किसे पड़ी, इस आपका सोशलिस्ट पार्टी को पड़ी, मगर सीट कोई नहीं जीती, सीट नहीं जीत पाई, क्लोज रहा मामला। इसको आप ऐसा समझे कि भाई कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा हुआ है और इस पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, अब
कांग्रेस को वोट पड़ी 101 और इसे वोट पड़ी 99। अब अगर इसे और 2 वोट पड़ जाती तो सरकार कौन बना लेती? ये बना लेती। वोट तो पड़ी मगर हार गए, क्लोज, उससे क्या करे, हारे। खैर, अच्छा हमारे यहाँ का दक्षिण विधानसभा का विधायक कौन है, एमएलए कौन है मेरठ से? सुमेंद्र तोमर। और एमपी कौन है? एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? कौन है बताओ, मैं तो बताऊंगा ही। है? आपको एमपी नहीं पता हमारे कौन है? अरे अरुण गोविल साहब, अरुण गोविल। ठीक है, मतलब अभी तो चुनाव हुए हैं, अभी तो मोदी जी ने शपथ ली है, तो अभी तो बने होंगे। अरुण गोविल जी हैं एमपी, जो कि राम जी का किरदार करा था उन्होंने रामायण में, प्राचीन रामायण में। खैर, पढ़ते आगे। 10% ऑफ द, मगर बेकार आदमी है देखो। हाँ नहीं, बुढ़े से क्या मतलब है, कोई इनसे हमें मॉडलिंग वो थोड़ा ना करवाना। मगर क्या है कि खैर चलो, है ना, फिर क्या है कि यूट्यूब पे चल रही है वीडियो, कुछ ऐसा हो जाएगा तो फिर अंकित सर कहेंगे कि आपने ऐसा कह दिया। नहीं, अंकित सर कह देंगे, अंकित मीम तो खैर क्या बनेगी, मीम तो उनके बनते बड़े बड़े अध्यापक हो गए। हमारा तो सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है कि आप तक पहुंच जाए, वीडियो हमारी शूट हो जाएगी, फिर अंकित सर कहेंगे कि सर आपने फिर ये कह दिया है उनको, है ना। ये है हमारा। देखो, राजनेता करने वाला होना चाहिए, कुछ करते खरीदते ही नहीं, वो एक तो रहते नहीं यहाँ। राजनीति का मतलब है समाज सेवा, राजनीति का मतलब ही समाज सेवा है। और हम लोगों ने उसको ले लिया कैरियर, फ्यूचर। हमें लगता है कि गाड़ी, बंगला, पैसा। और एग्जैक्टली राजनीति का मतलब है समाज की सेवा करना। ये नहीं बड़े बड़े पोस्टर में छपवा देना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना, 10 गाड़ी पीछे 10 गाड़ी आगे, आदमी चले तो जिसके घर में घुस गया वो उसका 2 महीने का राशन ही खत्म कर आए, वो चीज नहीं। खैर, बढ़ते आगे। बारिश का फायदा उठाते हैं, ठीक। द सोशलिस्ट पार्टी, द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म ऑफ वोट्स, सिक्योर्स मोर देन 10% ऑफ द वोट्स ऑल ओवर द कंट्री, बट इट कुड नॉट इवन विन 3% ऑफ द सीट्स। ये देखो, आपकी सीट कोई नहीं जीती, दूसरे नंबर की पार्टी बनी मगर सीट कोई नहीं जीत पाया। हाउ डिड दिस हैपन? फॉर दिस यू नीड टू रिकॉल द डिस्कशंस अबाउट द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड, क्लास 11th में आपने पढ़ा था। क्या है इस क्वेश्चन में, आपको बता दूंगा क्यों नहीं जीत पाए, जो कि आपके मन का क्वेश्चन है कि ये कैसे हो गया कि मात्र 45% लोगों ने वोट दिया जब भी 74% सीट कांग्रेस जीत गई, और दूसरे नंबर की पार्टी आपकी सोशलिस्ट पार्टी बनी, वो कोई सीट नहीं जीती। ये एक हमारे देश का नियम है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। ठीक है, कि आपने क्लास 11 में पढ़ा था, FP पीटी सिस्टम इन योर टेक्स्ट बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क लास्ट ईयर। लिखा नहीं लिखा इन्होंने कि आपने पढ़ा था? अब आपने पढ़ा तो है नहीं ढंग से, पढ़ते तो शायद आपको पता होता है FP TP के बारे में। जो बच्चे हमारे यहाँ मेडमार्ट में पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा। क्यों जी? जो बच्चे हमारे 11th में मेडमार्ट में पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा, क्योंकि उन्हें हम पढ़ाएंगे। अब आपने पढ़ा ही नहीं तो आपको पता ही नहीं, है ना। या स्कूल में आपने ढंग से नहीं पढ़ा सिस्टम ऑफ, है। राजकुमारी अमृत कौर, देखो ये पढ़ते चले, पेपर में भी बन जाती है बात। गांधीयन एंड द फ्रीडम फाइटर, ये एक गांधीयन मॉडल पर चलने वाली महिला थी, फ्रीडम फाइटर रही महिला, फ्रीडम फाइटर बिलोंगिंग टू द रॉयल फैमिली, राजाओं के परिवार से बिलोंग करती हैं, नाम से आप लग रहा, राजकुमारी अमृता कौर। ठीक। फैमिली ऑफ अ कपूथला, इनहेरिटेड क्रिश्चियंस रिलीजन्स। ठीक है, फ्रॉम हर मदर, उनकी माता जी जो थी वो क्रिश्चियंस थी। मेंबर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मेंबर रही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इंडिपेंडेंट, फर्स्ट मिनिस्ट्री कंटिन्यूड एज अ हेल्थ मिनिस्टर टिल 1957। राजकुमारी अमृता कौर, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है राजकुमारी अमृता कौर का। ठीक, दिखाते हैं आपको राजकुमारी अमृता कौर का परिवार आज भी। ठीक, जो मन में संशय है तो हमारे पास नेट पेट सब है, तो पूछ ले करो, क्वेश्चन पूछो। जब ऑफलाइन क्लास रहती है जब तो तुम चैप्टर नहीं पूरा होने देते, आज तो बैठे हो तुम, पूछो, क्वेश्चन पूछे करो, पूछ ले करो, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लो, है ना। राजकुमारी अमृता कौर ये हैं। इंदिरा गांधी से नहीं लग रही हल्की हल्की, है ना। राजकुमारी अमृता कौर दिख रहा है? हाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन का क्या नाम था? अरे क्या मतलब, क्यों नहीं, क्यों नहीं होंगी, बहन थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन, विजय लक्ष्मी पंडित।
और शी इज अ फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर इन यूएनओ, पहली महिला जो कि सिलेक्ट हुई थी किसमें, यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, विजय लक्ष्मी पंडित जी है। अच्छा मैं कह रहा था सर, बच्चे यूँ कह रहे थे कि सर जैसे हम इस तरह की क्लास लेते हैं ना, जैसे हमारी वीडियो चल रही है अंकित सर, तो ना यूट्यूब पे लाइव चलवा दे करो, और उससे क्या होगा कि हम चैनल को भी बेनिफिट मिलेगा। 1000 सब्सक्राइबर हमारे जल्दी होने वाले हैं, हम जल्दी 1000 सब्सक्राइबर के मेंबर बनने वाले हैं। हाँ ये कह रहे, चलिए ये है जी, देखो विजय लक्ष्मी पंडित जी ये हैं, विजय लक्ष्मी पंडित, Indian freedom fighter, diplomat, and a politician. She served the 8th president of the United Nations General Assembly from 1953 to 1950. First woman and the only Indian to have the appointed to this post. यूएनओ में जाने वाली पहली महिला, भारतीय महिला, जिनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित इज नेहरू सिस्टर, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या थी, बहन थी विजय लक्ष्मी, है ना। अब तो खैर नेहरू परिवार ही खत्म हो गया, गांधी जी खा गए। अब मतलब गांधी जी खा गए इन द सेंस क्या है, गांधी जी ने क्या कर दिया था, बताई थी मैंने आपको कहानी, अपना सरनेम दे दिया था बिकॉज ऑफ फिरोज खान। चल रही है ना सर हमारी, ठीक जी। पढ़े जरा, कहां से हमारा स्टार्ट होगा। इन दिस सिस्टम, in this system of election that has been adopted in our country, the party that get more votes then other tends to get a much more than its proportional shares. That is exactly what works in favor of the Congress. If we add up the votes of all the non-Congress candidates, it was more than the votes of the Congress. But the non-Congress were divided between the different rivals parties and the candidates. So the Congress was still way ahead of the opposition and the managed to win. ये वो आपको बताया गया जो पीछे सिस्टम बताया गया कि 45% वोट मिलने पर कैसे 74 सीटें जीत गए। ठीक है, वो मैं आपको एक बाद में बताऊंगा कि पूरी की पूरी उसमें, जिससे हम तेजी से आगे बढ़े, मतलब आपको एक छोटा सा बता दूंगा कि सिस्टम होता क्या है। क्लास 11 का टॉपिक है। अब जरा ये उस समय का अखबार देखें, उस समय का न्यूज़पेपर देखें। प्रिंटर खराब हो गया क्या सर, फिर अच्छा अच्छा ठीक। द हिंदू ये न्यूज़पेपर है, आज भी न्यूज़पेपर आता है, अच्छा न्यूज़पेपर है द हिंदू। जरा देखें, जरा अपने उसमें देखें, बुक में देखें उस समय की क्या क्या हाईलाइटेड थी। चित्र बहुत कुछ कहते हैं, इमेज बहुत कुछ कहती है। जरा देखो यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट भी नजर आ रहा है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ सिल्क साड़ी, मतलब ये हमारे इससे मतलब नहीं है, मगर पूरा अगर आप इसे एनालाइज करो तो यहाँ पे उस समय एक एडवर्टाइजमेंट दे रखा है सिल्क साड़ी का। अखबार में आते नहीं आजकल, ऐड नहीं आते क्या तो उस समय का ये कोई ऐड है। 1959 का अखबार है ये, मद्रास का, फ्राइडे, जुम्मे का समय है, 31 जुलाई में, है ना। प्रेसिडेंट रूल इन केरला, और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केरला में लगा राष्ट्रपति शासन। कहां पर, बुक में दिखाओ मुझे। अच्छा आ रहे हैं इस पे भी। प्रेसिडेंट रूल इन केरला, केरला में लगा राष्ट्रपति शासन। कैबिनेट एडवाइजेस एक्शन अंडर आर्टिकल 356, प्रोक्लेम्ड मे बी इशूड टू डे। केरला मिनिस्टर रिएक्शंस, ट्रेजिक ड्रामा नियरिंग एंड। ट्रेजिक ड्रामा का मतलब है कि जो दिक्कत चल रही थी केरला के अंदर कि भाई सरकार किसकी रहेगी, कभी सरकार गिर रही थी, कोई के दावा कर रहा था कि केरला में हम सरकार बना लेंगे, वो ड्रामा खत्म हो गया, एक ट्रेजिक ड्रामा खत्म हो गया। अब केरला में लग गया राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगता है देश में हमारे, जब लोकसभा यानी कि जो सरकार चला रहा है, जो मुख्यमंत्री है, उसके पीछे से समर्थन चला जाए, मतलब जो उसके एमएलए हैं वो समर्थन खींच ले तो सरकार गिर जाती है। इसको ऐसा समझें कि मैं मुख्यमंत्री हूं और आप सब एमएलए हैं, और आप लोगों ने समर्थन दे रखा, आप मेरी पार्टी के एमएलए, मेरी पार्टी का नाम है पीएबी, ठीक है, आप उसके क्या है, एमएलए है। अब हमारे देश में नियम है 50+1 का, 50+1 का, 50%+1। जिसके पास 50%+1 सीट होगी वो देश की सत्ता में आ जाएगा। 50%+1 मतलब अगर 10 सीटें हैं तो 6 एमएलए का अगर मुझे समर्थन है तो मैं क्या हूं,
सरकार चला सकता हूँ, गवर्नर के पास कहूंगा जी लो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये चीज होगी। अब अगर इसमें से एक भी मेंबर ने इस्तीफा दे दिया या चला गया तो दोबारा से चुनाव होगा, या तो 6 महीने का समय होता है, 6 मंथ का समय होता है, दोबारा से चुनाव स्थापित होगा, सरकार गिर जाती है, उस समय मैं मुख्यमंत्री के पद से हट जाऊंगा। जब तक चुनाव होगा तब तक वहां का जो प्रदेश चलाएगा वो कौन चलाएगा? राष्ट्रपति चलाएगा। तो उसे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। वो क्या होता है आपका? प्रेसिडेंट रूल। तो केरला में यही हुआ, सरकार गिर गई, सरकार क्या हो गई? गिर गई, और वहां क्या लग गया? आपका प्रेसिडेंट रूल लग गया, वहां पर आपका प्रेसिडेंट शासन चालू हो गया। समझ में आई बात? सबसे ज्यादा बार मे बी प्रेसिडेंट रूल जो लगा पंजाब में लगा है, अभी हम गूगल पे चेक करेंगे, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन जो लगा है। पूर्व पाकिस्तान के स्वशासन की मांग सिर्फ स्टंट, पाकिस्तान के नेताओं को पूर्वी बंगाल के अलग होकर भारत से मिलने का खतरा। देखो उस समय का न्यूज़पेपर है ये, 1959 है ना, इस समय क्या था? बांग्लादेश बना नहीं था, और उस समय एक हेडलाइन छपी हुई है, पाकिस्तान नेताओं को पूर्व बंगाल को अलग होकर भारत से मिलने का खतरा। ये 1959 के अंदर से बात चलने लगी थी कि ऐसा ना हो कि ये बंगाल कहाँ हो जाए, भारत में मिल जाए जाके। हालांकि हमने अपना दिखाया, बांग्लादेश स्थापित करा। केरल शासन द्वारा शीघ्र भूमि सुधार का वचन, महाराष्ट्र समिति का स्वतंत्र। मतलब ये सिर्फ सिंपल मूडीज चाय देखो एडवांस दे रखा, इसमें ऐड दे रखा मूडीज चाय, होटल व क्या लिखा? पराठे, मतलब जो भी है। तो उस समय क्या दे रखा है? ये एडवर्टाइजमेंट भी उस समय का दे रखा है? घरेलू उपयोग मूडीज चाय। अब तो नहीं आती कोई मूडीज चाय, और चाय ना पिए तो बेहतर है, चाय ना पिए, चाय ना पिए, ठीक है। चाय बहुत रियरतम केस में पीना, जब आप बीमार हो, बुखार हो, खांसी हो, जब आप चाय पिए। हमारा देश में चाय का प्रचलन लाने वाले अंग्रेज ही हैं, तो चाय ना पिए जी, ठीक है। दूध पिए, मट्ठा पिए, गाय तो सबसे ज्यादा चाय पी जाती है, विडम्बना देखें। और देखो विडम्बना देखें, और नहीं बोला जी, ये तो छोड़ो, विडम्बना देखें, न्यू कहते हैं कि चाय वाला प्रधानमंत्री, न्यू और कहते हैं चाय वाला प्रधानमंत्री, है ना। चलो खैर, बढ़ते हैं आगे। कम अब इसमें पार्ट को आगे बढ़ाते हैं अपना। थोड़ा रेस्ट एंड पीस, अच्छा चलो ये वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं, ये वाला पार्ट ना, ये वाला कवर कर लेते हैं बस। कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला। एंड अर्ली इन 1957 द कांग्रेस पार्टी हैड द बिटर टेस्ट ऑफ डिफीट इन केरला। जैसे कि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी केरला में जीत नहीं पाई, अपना शासन नहीं ला पाई। In the assembly election held in March 1957, the Communist Party won the largest number of seats in Kerala. Communist Party केरला के अंदर जीतती है। The party won 60 out of 126. राज्य के चुनाव में 126 सीटों में 60 सीटें जीतती है कौन? कम्युनिस्ट पार्टी। सबसे बड़ी पार्टी बन गई, 50+1 का आंकड़ा बन गया, ठीक है। 126 टोटल सीटें थी, 126 टोटल सीटें थी, ठीक है। आपकी 60 पार्टी है जीत, आपकी 60 क्या हो गई? निकाल के ले गई अकेली। ईएमएस नंबूद्रिपाद, द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट लेजिस्लेटिव पार्टी, अंडरलाइन कर लो इसे, ईएमएस द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट लेजिस्लेटिव पार्टी टू फॉर्म द मिनिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, अ कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट हैड कम टू पावर थ्रू द डेमोक्रेटिक इलेक्शन। पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि केरला में कम्युनिस्ट लेजिस्लेटिव पार्टी क्या बनी, आपकी चुनाव जीतती है और डेमोक्रेटिक इलेक्शन से चुनकर आती है। और एक पिक्चर आई थी आपके इसके ऊपर, अगर आपने देखी हो, अनेक देखी है, देखिए इसके ऊपर नहीं, मतलब भारत के साउथर्न स्टेट्स के ऊपर पिक्चर थी वो। बहुत टॉप की पिक्चर है, जरूर देखेगा मौका मिले तो। On losing power in the state, the Congress party began a liberation struggles against the elected government. The CPI had come to power on the promise of carrying out radicals and the progressive policy measures. The communists claimed that the aggressions was led by vested interest and the religious organization. In 1959, the Congress government at the center dismissed the communist government in Kerala under the Article 356 of the Constitution. These decisions proved very controversial and was widely cited as the prominent instance of the misuse of the constitutional emergency power. अब आपको तेजी से बता देता हूँ, ये मैंने पढ़ा, जो चीज पढ़ी वो क्या चीज पढ़ी आपको। EMS leading a processions of the Communist Party workers after the ministry was dismissed from the office in the Trivandrum in August 1959. केरला में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, चुनाव होता है, ठीक है, आपकी 60 सीटें जीती जाती हैं और कांग्रेस
अपनी राजनीतिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए वहां से क्या कर देती है, जो पार्टी जीतती है उसको सत्ता से बेदखल कर कर खुद खिचड़ी सरकार बना लेती है, खुद क्या करती है आपका कोलिशन गवर्नमेंट बना लेती है। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब समझ में आया ना, कि समर्थन से सरकार चलाती है और केरला से बेदखल कर देती है उन्हें। अच्छा मान नहीं रहा इसमें, ठीक जी, केरला से क्या कर देते हैं, उन्हें बेदखल कर देती है। समझ में आई बात? सोशलिस्ट पार्टी एसपी, फॉरवर्ड टू मास पार्टी सोशलिस्ट पार्टी, आचार्य नरेंद्र जी। सोशलिस्ट पार्टी, उस समय ये आपकी एक पार्टी गठन हुई, इसका नाम है सोशलिस्ट पार्टी। आपने क्लास 9th में भी इसका थोड़ा सा जिक्र पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस के अंदर इस जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो सोशलिस्ट पार्टी का भी आपने इसमें के विषय में जाना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है जी, ये हम कवर करते हैं। देखो जी, आज हमने बहुत कंटेंट करा है। क्या नाम है आपका, आकांक्षा जी, है ना। और अगर ऐसी बारिश पड़ती है तो पॉसिबिलिटीज हम चैप्टर भी क्या कर ले आज, नस्ते नाबूद कर दे, है ना। The origin of the Socialist Party can be traced back to the mass movement stage of the Indian National Congress in the pre-independence of the Congress Social Party. Underline कर लो, the Congress Socialist Party CSP. The Congress Socialist Party CSP क्या कर लो आप, अंडरलाइन कर लीजिएगा, was formed within the Congress in 1934 by a group of young leaders. ये पूरा पार्ट आप अंडरलाइन करोगे। The Congress Socialist Party, the CSP, was formed within the Congress in 1934 by a group of young leaders who wanted a more radicals and the egalitarian Congress. In 1948, the Congress amended the Constitution to prevent its member। सीएसपी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में से ही एक पार्टी निकल कर आई जिसका नाम क्या रखा गया, सीएसपी रखा गया। वो उस कांग्रेस की उस विचारधारा से सहमत नहीं थी। उसका ये कहना था कि हमें और ज्यादा एग्जिएशन से काम करना चाहिए और ज्यादा रेडिकल मूवमेंट चलाने चाहिए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी में से एक पार्टी निकली जिसका नाम रखा गया सीएसपी। ठीक है जी, समझ में आई बात। In 1948, the Congress amended its constitution to prevent हो गया the force of the socialists to form a separate socialist party in 1948. The party electoral performance caused much as a disappointed to its supporter. Although the party had presence in most of the state of India, it could achieve electoral success on a few pockets. The socialists believed in the ideology of democratic, ये बता रखिए उसकी कुछ आइडियोलॉजीज के बारे में, आप इसको पढ़ लेंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा नाम आने वाला है जो मैं आपको दिखाने जाना हूँ, जो भारतीय क्रांति में क्या लेकर आया, एक अलग ही विकास लेकर आया, बहुत बड़ा नाम आने वाला है, उसको मैं पढ़ लेता हूँ, ये सारा आप इसको पढ़ना। This is because difficult for the socialists to present themselves as an effective alternative to the Congress. Ram Manohar Lohia increased the distance from the criticism of the Congress party. Some other like the Ashok Mehta advocated, Ashok Mehta committee भी एक, तो ये बहुत बड़ा नाम है यहाँ पर जो राम मनोहर लोहिया। अब इस पार्टी जो कि कांग्रेस पार्टी में से एक पार्टी निकली, जो कि आचार्य नरेंद्र देव जी के बारे में यहाँ पर बता रखा है, इस पार्टी के क्या रहे, सदस्य रहे। इस पार्टी से देखो कितनी सारी पार्टियां निकली फिर, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी, जय प्रकाश नारायण अच्युत पटवारदान पार्टी, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर, ये मतलब ये कुछ लोग थे जिन्होंने ये सोशलिस्ट, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, यही राष्ट्रीय जनता दल क्या बनी बाद में जाके, भारतीय जनता पार्टी बनी, बीजेपी बनी। ये इस एक आंदोलन हुआ हमारे देश में, जयप्रकाश आंदोलन, जिसे हम कहते हैं जेपी आंदोलन, ठीक है। और उसके बाद से कुछ कई सारी समाजवादी पार्टी जेपी आंदोलन का ही क्या है, परिणाम है। और बाद में जाकर आप देखेंगे कि ये जो राष्ट्रीय जनता दल जो बना, जनता दल एंड जनता दल यूनाइटेड और सेकुलर, बाद में जाके क्या बना, भारतीय जनता पार्टी बना। भारतीय जनता पार्टी के नाम से आप उसे जानने लगे। तो आप कह सकते हैं कि आप कांग्रेस के सामने कैंडिडेट्स खड़े हो गए, अब चुनौती मिलने चालू हो गई कांग्रेस को। और देखो आपका ना विपक्ष होना बहुत जरूरी है, विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा ना तो फिर हम अपनी कुछ भी मनमानी करेंगे। ये अंडरलाइन कर लेना जो नीचे वाला पार्ट मैंने आपको बताया। कहां पर है, इसमें से बताओ, देखो कहां, ये है ना, बाय ग्रुप ऑफ यंग लीडर हु वांटेड टू मोर रेडिकल्स एंड द एलिगेटरियंस कांग्रेस। वो चाहते थे कि अपने जिस तरह से कांग्रेस चल रही है वो कहीं ना कहीं गांधीयन फिलॉसफी पे चल रही है अब भी, वो थोड़ा मास रेडिकल्स मूवमेंट चाहते थे, बड़ा मूवमेंट चाहते थे, थोड़ा तेजी से चलना चाहते थे। तेजी से इन द सेंस है कि आक्रामक आक्रामक स्वभाव से चलना चाहते थे, उस विचारधारा से वो सहमत नहीं थे।
तो वो चीज यहाँ पर शब्द यहाँ पर निकल गया है, रेडिकल्स या एगिलेट्रियंस कांग्रेस, ठीक है, एगिलेट्रियन कांग्रेस। तो वो मतलब यहाँ पर है कि वो उस तरह की कांग्रेस चाहते थे, तो कांग्रेस ने मना कर दिया, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी खड़ी कर दी, जिसका नाम है ये सोशलिस्ट पार्टी, एसपी, ठीक है जी। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंसेस, अब इसको मैं पढ़ते हैं। इससे पहले आप देखोगे यहाँ पर ये आपने पढ़ लिया होगा, आचार्य नरेंद्र देव जी के बारे में आप पढ़ लें, ठीक है जी। फिर अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर जी का आपको यहाँ पे दे रखा है हमारे टिकट पर, और आपको दो बैल नजर आ रहे हैं या दो गाय नजर आ रही है, बैल है, ठीक है, पता लग गया बैल है। अब रफी अहमद किदवाई के बारे में पढ़ेंगे। अब हम अपने चैप्टर के क्या बहुत करीब हैं, हम अपने चैप्टर के क्या हैं, बहुत करीब है। स्लाइड में तो ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा चैप्टर है? अच्छा, कहाँ पे थे हम, दो बैलों पे, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंसेस। तो आज हम अपना यहाँ पे ही कंप्लीट करेंगे। ये जो पहले ये जो बाबा साहब ने के बारे में कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर अपना यहाँ कंप्लीट करेंगे आज हम, ठीक है। काफी समय हो गया हमें पढ़ते पढ़ते, 2:30, चलो। बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर, लीडर ऑफ द एंटी कास्ट मूवमेंट, ठीक है, अंडरलाइन आप कर सकते हैं और जरा थोड़ा सा विचार करेंगे, चर्चा करेंगे इस पे। लीडर ऑफ एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द स्ट्रगल फॉर जस्टिस टू द दलित स्कॉलर्स एंड द इंटेलेक्चुअल फाउंडर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट लेबर। ये 1 नंबर का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या हो गया आपका, ज्यादा लाल लाल सा हो गया, इसको अंडरलाइन करो, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में मैंने वाला क्वेश्चन देखा है, ये अंडरलाइन करें आप कि फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये पता ही नहीं हमें, इन्होंने एक पार्टी का गठन करा था, उसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, अंडरलाइन कर लो। लेटर फाउंडेड द शेड्यूल कास्ट, बाद में उसको शेड्यूल कास्ट कहा गया। फेडरेशन प्लान द फॉर्मेशन ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मिनिस्टर नेहरू, फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, रिजाइन इन 1951। 1951 में नेहरू के कैबिनेट से इन्होंने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था, ड्यू टू डिफरेंसेस ओवर द हिंदू कोड बिल, क्योंकि वो हिंदू कोड बिल के समर्थन में नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि नेहरू जी के कार्यकाल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा इसलिए दे दिया क्योंकि वो हिंदू कोड बिल से क्या थे, हिंदू कोड बिल के खिलाफ थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। और एडॉप्टेड उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया 1956 में अपने 1000 फॉलोअर्स के साथ, ठीक। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बहुत बड़ा जीवन परिचय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का है, और हमारे देश की विडंबना है ये हमारी देश की विडंबना है कि हम सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को एक जाति के चश्मे से देखते हैं। हाँ, देखो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वर्किंग एज ए दलित स्कॉलर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स फाउंडर, दलितों के लिए काम करा, बट पूरे देश को, पूरे सर्व समाज को उन्होंने बहुत कुछ दिया भी, सभी को दिया, और हम पढ़ते नहीं उनका जीवन परिचय। सबसे बड़ी दिक्कत क्या, हम जीवन परिचय नहीं पढ़ते। और मैं देखता हूं कि जब गली मोहल्लों में बस वो क्या करेंगे, कुछ हमारे भाई बहन, दलित भाई बहन, वो नीला गमछा डाल लेंगे, नमो बुद्धाय का लॉकेट पहन लेंगे, हाथ में 2 डंडे ले लेंगे, और बाइक भगाते फिरेंगे, और फिर वो लड़ाई करते फिरेंगे। और आप उनसे पूछ लो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, तो हो सकता है कि पूरा नाम भी ना बता पाए। आप उनसे पूछोगे उनका जन्म कहाँ हुआ, वो ना बता पाए। आप पूछोगे कि उन्होंने करा क्या, वो कह देंगे बस संविधान बनाया, उसके अलावा उनको कुछ नहीं पता उसके बारे में। अधूरा ज्ञान। अगर हम लोग पढ़ लें, जो अभी तक हमने इस सब चीज आप देखे कि ये चाहे वो आपके आचार्य नरेंद्र जी हो या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एटसेट्रा, किनको भी आप देखेंगे, इन अगर आप पढ़ लें तो आप समझ जाएंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने तो कभी कहा ही नहीं इस तरह की हिंसा वाली चीज को। आप उनके कोर्स के बारे में देखेंगे तो कई बार कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और आगे बढ़ो। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, लीडर ऑफ द एंटी कास्ट मूवमेंट ऑफ द स्ट्रगल फॉर द जस्टिस फॉर दलित्स। और अभी आप गूगल करके देखना, मैं अभी आपको गूगल करके दिखाऊंगा, भारत में इन्होंने ना क्या कहा, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। शिक्षा पे जोर नहीं देंगे, वो लाठी डंडा लेकर और नमो बुद्धाय का नारा लगाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। मुस्लिम्स और दलित, मुस्लिम और दलित का आप देखेंगे, इनकी लिटरेसी रेट देखें आप, आज भी बहुत बेकार है।
आज भी आप देखेंगे मुस्लिम्सों में और दलितों में बच्चे पढ़ने को राजी नहीं है और हायर एजुकेशन की ओर नहीं जा रही। आज भी ये स्थिति है लिटरेसी रेट की। लिटरेसी रेट अगर आप दलितों को देखोगे, लिटरेसी रेट आप मुस्लिमों को देखेंगे। तो हमें पढ़ना चाहिए इन महानुभावों के बारे में, उसके बाद हमें कोई डिसीजंस लेना चाहिए। ठीक है, देखते हैं जरा। बस लास्ट क्लास होगी हमारी, ऐसी कंटेंट देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ओवर करेंगे क्लास को। कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ लेना, फिर क्वेश्चन एक डाउट सेशन रख देंगे। कहाँ गया इसका कीबोर्ड? अब बहुत बेहतर सुधारात्मक डेटा आपको दिखेगा। दलित लिटरेसी रेट इज 66.10, 66%। दलित फीमेल लिटरेसी रेट इज जस्ट 56.5%, मात्र 56%। ठीक है, और टोटल अगर हम इस, और ये डेटा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, तो 66% ये आपको लिटरेसी रेट देखने को मिलता है। और अगर हम यहाँ पे मुस्लिम्स कर दें, कितना बुरा हाल था देखो। लिटरेसी रेट अमंग इन 9.4% समथिंग, मतलब किसी समय में था। अब यहाँ पे देखोगे, अगर मैं यहाँ देख लूं, ये रहा 2011 के अनुसार 68.5, 9.4% की रेट से आगे बढ़ रहा है। ठीक, ये देखो, ये रहा 68.5 है ना मुस्लिम लिटरेसी रेट। ऑल इंडिया अगर आप देखोगे तो 73 और 80% के आसपास ये हमारा लिटरेसी रेट है। और कंट्री को आप देखोगे तो हमसे बहुत आगे हैं। केरला सबसे बेहतर है, और अगर मैं यूपी लिख के देखूंगा तो और बड़ा खतरनाक परिणाम आएगा, है ना। तो ये चीज है। खैर चलो, अब कोई डाउट हो तो आप पूछो जरा। ये हमारे देश में एक, मैंने आपको पीछे बताया है, एक नियम है, एफपीटीपी से हम कहते हैं। उसमें आप इसको, मैं भी एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बता देता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। पूरा डीपली बताई देंगे आपको बाद में। यहाँ पर टोटल मेंबर 10 जने हैं इस समय, तो 10 का मतलब क्या, 100% है। 10 मीन्स 100% है। मैंने और आपने इलेक्शन चुनाव लड़े, जिसको 5+1 सीट मिल जाएगी उसकी सरकार हो जाएगी। जिसको 5+1 मिली तो उसकी क्या बन जाएगी, सरकार बनने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि मुझे 6 वोट मिली, मुझे यहाँ पर टोटल वोट मिली 4 वोट मिली। ठीक है, और 4 वोट मिली आपको। ना तो सरकार आप बना पा रहे हो, ना मैं बना पा रहा हूं, क्योंकि सीट के लिए हमें क्या चाहिए, 2 सीटें और चाहिए गठबंधन। तो 2 सीट मैंने यहां से पकड़ ली किसी निर्दलीय सरकार की, किसी उसको मैंने पकड़ लिया। तो 4 और 2 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सरकार बना के ले गया, जिसे आप कोलिशन गवर्नमेंट कहते हो। अब सबसे ज्यादा जो वोट मिले, सबसे ज्यादा जो वोट मिले, तो मैं कह दूंगा कि 6 वोट मुझे मिल गए, समर्थन मिल गया। दूसरे नंबर पे कौन हो गई है, आपकी ये हो गई, 4 हो गई। अब अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं, अगर मैं इसका परसेंटेज निकालता हूं, तो क्या परसेंटेज आपका निकला कि 60% वोट मिली मुझे। 10 का 6 मतलब 60% वोट मुझे मिली। 60% लोगों ने वोट करी, मैं जब भी जीत गया। 60% लोगों ने वोट करा, मैं क्या हो गया, मैं जब भी जीत गया। और यहाँ पे 40% वोट आपको पड़ी और आप नहीं जीते। तो कुछ इस तरह का वहां पर वो आंकड़ा बना था उस समय, कि मतलब 45% ना, 45% लोगों ने वोट करा और 74 सीटें में जीत गया। 74% सीट समथिंग, मैं 74% सीटें में यहां पर क्या हो गया, मैं जीत के निकाल के ले गया। तो वही ये आंकड़ा था। बाकी 55% जो आपका चीज थी, जो बाकी 50% था, वो कम्युनिस्ट पार्टी अदर पार्टीज के साथ बट गई। ये चीज है, समझ में बात। क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में जो कोरम चलता है 50%+1 का चलता है। 50% सीट प्लस 1 का कोरम क्या होता है हमारे देश में चलता है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? आकांक्षा जी, बस आपका ये क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन नहीं आपका जी? आपका आपका
आपका जी? हाँ, देख के बताओ, फिर हम अपनी क्लास को कवर करते हैं। देखो बारिश बंद हो गई क्या? है ना? चलो तो फिर अब क्लास को क्या करते हैं, अब हम अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? हाँ हाँ, जो भी रह रहा है इस चैप्टर को यहाँ से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी? अबे ये गुरुजी तो माइक वाइक तो निकाल गए क्या?